हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो आज के सेशन में हम चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जो कि आपने पहले भी देखा था। चैप्टर 1 क्या है आपका? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो बच्चे चीजों की बात हो रही है। चीज से क्या तात्पर्य है आपका? जो भी आपकी वस्तुएं, ठीक है। और वस्तुएं किससे मिलकर के बनी हुई हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। वो छोटे छोटे कण मिलकर के आपस में क्या बन रहे हैं? पदार्थ, ठीक है। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें, जो भी आपको दिख रही है, आपको स्क्रीन दिख रही है आगे, आपको यहाँ पर मॉनिटर दिख रहा है, या फिर आपको कीबोर्ड दिख रहा है, आपका जो कैमरा होगा, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, टेबल है आपके पास, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कोई भी वस्तु है जो भी क्या कर रही है, इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में स्पेस को कवर कर रही है, यानी स्थान को घेर रही है। और साथ ही साथ जिसमें द्रव्यमान है, यानी कि जिसको आप वेइंग मशीन में रखेंगे और उसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, तो वो वस्तु क्या है? पदार्थ है। उसी पदार्थ की बात कर रहे हैं, उसी पदार्थ के प्रकारों की बात कर रहे हैं, और उसी को आप लोगों ने अलग अलग अवस्थाओं में देखा, जिसको हमने क्या बोला? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। ये अवस्थाएं कैसी थी? ये अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं हैं, जहां पर हमने मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं की बात की। एक आपका सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, और तीसरा क्या है? गैस। ओके, यानी ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाओं की यहाँ पर बात की गई है। ओके, इस प्रकार से जैसे ही हमने किसको देखा? एग्जाम्पल में जल को देखा कि जल आपका 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है और गैस है। जल को आपने ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में देखा है, लिक्विड में यानी द्रव अवस्था में पानी के रूप में देखा है, वहीं गैसेस स्टेट में आपने उसको भाप या वेपर, स्टीम के रूप में देखा है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई जल की। इसके अलावा आपने बात की थी कि ठोस जो है, ठोस है क्या? जब हम ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ठोस होता क्या है? तो जो भी ठोस चीज आपने अपने आसपास देखी है, जैसे आपने सिंपली टेबल की बात की कि हमने लकड़ी का टेबल देखा, वो ठोस अवस्था में, तो वो ठोस अवस्था में है तो उसमें कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी। जो उसमें प्रॉपर्टीज है वही एक ठोस की प्रॉपर्टी होगी। जैसे उसका एक अपना आकार है, ठीक है, उस पे एक बेस है, ठीक है, उसमें 4 पैर आप जैसे देखते हैं, एक नीचे फुट रेस्ट होता है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हो आप कि उसका एक निश्चित आकार है। वो आकार बने हुए है जब तक सामान्य परिस्थितियां, समझ रहे हैं? आप उस टेबल को इस रूम से दूसरे रूम पे ले जाओ, इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाओ लो, आप इंडिया से बाहर उस टेबल को ले जा लो, वो टेबल वैसे ही रहेगी, आकार उसका निश्चित रहेगा। तो यानी ठोस का आकार कैसा है? निश्चित है। बात करेंगे आयतन की, तो जितना वो टेबल इस रूम में कवर कर रहा था स्पेस को, दूसरे रूम को पर ले जाने पर भी वो उतना ही स्पेस को क्या करेगा? कवर करेगा, उतनी ही जगह घेरेगा, ठीक है। या उसको आप कहीं और भी ले जा लो तो वो वहां भी उतना ही स्थान घेरेगा। तो उसका आयतन भी क्या है बच्चे? आयतन भी उसका निश्चित हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ठोस है। ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित। ये ठोस है, इसको आप दबा नहीं सकते, ठीक है। दबा नहीं सक रहे तो संपीड्य नहीं, समझ रहे हैं? एक ऐसा होता है कि आपने उसको दबा दिया पदार्थ को और वो संपीडित हो रहा है, यानी कि, ठीक है, इसमें संपीड्यता का गुण नहीं है। इसका आकार आयतन निश्चित है क्योंकि इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो आपस में टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, यानी बहुत प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे अगर रिक्त स्थानों की, क्योंकि वो छोटे छोटे कण बहुत पास में हैं, इसीलिए उनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो हम स्थान की बात कर रहे हैं कणों के मध्य, तो वह स्थान आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं है, स्थान बहुत कम है। किसके बीच में? अणुओं के बीच में कहे या फिर कणों के बीच में कहे, ठीक है। तो ये आपकी ठोस की बात हो गई। वहीं पर आपने बात की द्रव की, कि अब द्रव क्या है? द्रव के रूप में आपने पानी देखा है, पानी को आपने द्रव के रूप में देखा है। आपने कैसा देखा है? हमने पानी को ग्लास में डाल दिया। सपोज ये 250 ml का ग्लास है, इसमें मैंने 250 ml ही वाटर भरा है, तो इसने ग्लास का शेप ले लिया। मैंने इसको 1 लीटर के बॉटल में डाल दिया तो इसने बॉटल का शेप ले लिया, ठीक है। लेकिन जो 250 ml पानी आपने इस ग्लास में भरा था, जब आपने 1 लीटर की बोतल में ट्रांसफर किया,
तब भी उसने 250 ml का ही आयतन ग्रहण किया, यानी आयतन जो होगा वो द्रव का निश्चित होगा। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर आपने 250 ml के ग्लास में रखा हुआ था इसलिए 250 ml का आयतन ग्रहण किया था, आपने 1 लीटर के बोतल में डाल दिया और 1 लीटर के बोतल में डालने पर ये 250 ml वहां भी फुल बोतल भर गया। ऐसा तो नहीं हुआ। उसने क्या किया, सिर्फ 250 ml का जहां तक आयतन होगा वहां तक आयतन को ग्रहण किया है, यानी द्रवों में आयतन तो निश्चित है। बात करी हमने आकार की, तो आकार में हमने क्या देखा, ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लिया, बॉटल में डाला बॉटल का शेप ले लिया, बीकर में डाला उसका शेप ले लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला उसका शेप ले लिया, किसी भी फ्लास्क में डाला उसी का उसने शेप ग्रहण कर लिया। तो यानी कि आकार अनिश्चित है, आकार आप बता नहीं सकते कि हाँ यही रहेगा। जिस प्रकार टेबल का आकार निश्चित था उसी प्रकार द्रव का जो आकार होगा यानी पानी का जो आकार है वो अनिश्चित है, वो जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। वहीं पर आपने क्या देखा है, पानी आपने देखा है ऊपर से नीचे की तरफ को बह रहा है, तो ये उसमें गुण है किस चीज का, तरलता का गुण है। क्यों, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स की जो आप बात कर रहे थे, ये जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे या जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जो इनको बांधे हुए आपस। ओके, वो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर थोड़ा वीक हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि इनमें फ्लूइडिटी का गुण आ रहा है, यानी ये बहते हैं और बहते एक ही दिशा में ऊपर से नीचे की ओर। कभी आपने नीचे से ऊपर नहीं देखा है, बहुत रेयर केस में जब बहुत फोर्स के साथ आप इसको डालेंगे या बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये ऊपर से नीचे की ओर ही फ्लो करेंगे। ठीक है, ये बात हुई थी। और इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, बहुत कम मात्रा में ये भी संपीड़ित होते हैं। आप बात करेंगे कणों के मध्य स्थान की, तो ये ठोसों की अपेक्षा ज्यादा स्थान यहाँ पर पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप पानी में हाथ डालते हैं तो आप इजीली हाथ आपका आर पार चला जाता है, जबकि अगर आप टेबल में हाथ मारेंगे तो टेबल से आपका हाथ आर पार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर कण बहुत पास है, इसीलिए आपको जगह नहीं मिल रही है कि आप हाथ अपना पार कर पाए। जबकि पानी में कण थोड़ा दूर हो गए हैं, इस वजह से आप इजीली अपने हाथ को क्या कर रहे हो, पानी में डाल रहे हो या फिर पानी में हाथ चला पा रहे हो। इससे अलग है आपका गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्या कहता है कि यहाँ पर आप इसको जिस भी बर्तन में डालो, किसी भी क्वांटिटी में डालो, ये उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आयतन निश्चित नहीं है। जब आप परफ्यूम की बोतल की बात कर रहे हो, बहुत छोटा 100 ml 200 ml में वो पूरा गैस फिल किया गया है और आप क्या कह रहे हो, आपने उसको ओपन किया जैसे ही तो क्या होता है, पूरे कमरे में स्मेल आ गई, तो उस गैस ने पूरे कमरे का आयतन ग्रहण कर लिया, तो आयतन निश्चित है ही। ठीक है, ये नहीं था कि 100 ml में गैस थी और उसने सिर्फ कमरे का 100 ml ही ग्रहण किया, उसने तो पूरे कमरे का आयतन ग्रहण कर लिया। वहीं पर आकार की बात करेंगे तो इनका भी आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है। जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उसको पूरा भर दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी आकार में ढल रहे हैं, बल्कि उसका पूरा आकार और आयतन दोनों कवर। ठीक है, तो ये आपका गैस हो गई। गैस में और क्या पाया जाता है, ये जो कणों के मध्य स्थान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे जो आकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल बहुत कमजोर हो जाते हैं या दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही बात करेंगे संपीड्यता की, तो जैसे आपने गैस सिलेंडर्स देखे हैं, एलपीजी का सिलेंडर देखा है आपने, तो वहां पर गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर पर संपीड़ित करके रखा गया है। ठीक है, तो इनको संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि इन पे प्रेशर अप्लाई करके इनको किसी कंटेनर में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा किसके बारे में हो गया, आपका गैस के बारे में हो गया। हमने ठोस, द्रव, गैस में अंतर देखा था, तीनों ही एक दूसरे से भिन्न है। पदार्थ की भौतिक प्रकृति देखी थी, जहां पर आपने पदार्थ के बारे में बात की थी और उसके गुणों की बात की थी कि पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो वो आपने देख लिया था। और क्या कहा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा किस में रहते हैं, गति में रहते हैं। चलिए, और थर्ड था पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जिन कणों की बात कर रहे हैं वो कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में आकर्षित करते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आई है डिफ्यूजन, जिसे कि विसरण कहा जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन है क्या,
यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें आपने क्या किया, एक आपके पास ग्लास ऑफ वाटर था, पानी का एक ग्लास था आपके पास, उसमें आपने थोड़ी सी इंक डाल दी। आप क्या देखते हैं, इंक आपने यहाँ पे डाल दी, सपोज आपने 2-3 ड्रॉप डाली, आपने एक जगह पे डाली थी, धीरे धीरे आप क्या देखते हैं, वो जो इंक का कलर है वो धीरे धीरे फैल रहा है पूरे पानी में। ओके, इस प्रकार से। और लास्ट में आप क्या देखते हैं, पूरा जो पानी है वो नीले कलर का हो गया, नीला, क्योंकि आपने नीली इंक यहाँ पर यूज की है, तो ब्लू कलर का आपको पूरा ये वाटर अब दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इंक जो थी ये फैल गई। नॉर्मल लैंग्वेज में आप यही कहेंगे कि इंक क्या हो गई है, इंक फैल गई है। धीरे धीरे इंक को क्या लगा, जब हम धीरे धीरे कोई चीज कहते हैं तो यानी समय ले रही है कोई चीज, तो यहाँ पर इंक फैलने में समय ले रही है। तो एक समय के बाद आपने क्या देखा, पूरी जो इंक थी वो पूरे पानी में क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। तो ये फैलना क्या है, किसी भी पार्टिकल्स के, जो आपका मैटर है उसके पार्टिकल्स का फैलना क्या कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो उसी को आप क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स on their own with each other, the phenomena is called diffusion। आपने क्या देखा, दो पदार्थ, ठीक है, एक आपका पानी था, दूसरा आपका इंक थी। दोनों के कणों ने आपस में क्या किया, दोनों इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स हो गए यानी एक दूसरे में मिश्रित हो गए। एक दूसरे में मिश्रित होने को ही क्या कहा जा रहा है, आपका डिफ्यूजन कहा जा रहा है, या फिर मिश्रण, जिसको हम कह रहे हैं कि मिश्रण बन रहा है तो विसरण के फलस्वरूप बन रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडिंग of ink in water during diffusion, the particles occupy the interparticle space. The rate of diffusion increases with increase in the temperature due to increase in kinetic energy of the particles। okay, तो क्या समझ में आया बच्चों, इससे बताइए क्या समझ में आया आपको। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था आपके पास पानी है, ये पहले आपके पास पानी था, ये इमेजिन मत करो कि यहाँ पर इंक है, पानी है आपके पास, और पानी के कण क्या हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, या आप क्या कहेंगे, वहां पर स्थान उनको मिल रहा है, ठीक है। कणों के मध्य आपको क्या देखने को मिलता है, स्थान देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठोस में ये स्थान नहीं है, क्यों, क्योंकि जो कण है वो आपस में बहुत पास पास है, ये ठोस की बात हो रही है। द्रव में हमने क्या कहा, कणों के बीच में स्थान है, आपने उसमें इंक डाली, जो खाली स्थान था वहां पर क्या आ गई आपकी, वहां पर आपकी इंक आ चुकी है, और इंक ने आना शुरू कर दिया है। जहां जहां उसे खाली स्थान मिलता गया वो वहां वहां इस तरीके से अपना स्थान बनाती चली गई, ठीक है, ये अपने लिए जगह बनाती चली गई। धीरे धीरे जहां जहां उस इंक को खाली स्थान मिला है पानी के अणुओं के मध्य, समझ रहे हैं, ये पानी के जो पार्टिकल्स थे वाटर के अंदर, उनके बीच में उसको जो रिक्त स्थान मिला है, उस रिक्त स्थान में क्या आ चुकी है, इंक के जो पार्टिकल्स थे वो। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से विसरण की प्रक्रिया हुई। तो आपने क्या कहा, जहां भी कणों के मध्य में स्थान मिला है वहां पर विसरण की प्रक्रिया हुई। ओके, और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से क्या होगा बच्चे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल जिन्हें आप कह रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने क्या पढ़ा था जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे पार्टिकल्स की, कि वो जो कण होते हैं वो लगातार मूवमेंट में है, कण मूव कर रहा है लगातार, ठीक है। जैसे उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा उसका मूवमेंट और बढ़ जाता है, उसका मूवमेंट बढ़ गया है, तो अब क्या होगा, अब ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे और विसरण भी तेजी से होगा, यानी अब इंक जो होगी वो और जल्दी से फैलेगी। समझ रहे हैं, या इंक जो है वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, यानी कणों के मध्य में जो स्थान है, उस स्थान में और तेजी से जाएगी, ठीक है। यानी ये नीला रंग जो है वो आपको और जल्दी से देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, तापमान आपने बढ़ाया और तापमान के बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन जो है, विसरण जो है वो भी तेजी से बढ़ गया।
ओके तो डिफ्यूजन आपकी एक प्रक्रिया है, जब पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो इस घटना को विसरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्याही का पानी में फैलना। विसरण के दौरान कण इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि जिसको आप अंतर आणविक स्थान कहते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं या उस स्थान में चले जाते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि के साथ विसरण की दर बढ़ जाती है। ओके चलिए जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है? बताइए। हमने पदार्थों के बारे में इतनी चीजें पढ़ी हैं, पदार्थ आपको अलग अलग अवस्थाओं में मिल रहा है, उसी पदार्थ की बात कर रहे हैं, क्या वो अवस्था में अपने परिवर्तन करता है? आपने देखा है, क्या देखा है आपने? पानी देखा है, पानी सभी ने देखा है। पानी को आपने अलग अलग अवस्थाओं में देखा है। क्या किया आपने? अभी गर्मियां आ रही हैं, आपने पानी को डाल दिया रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर वाले पोर्शन में जहां पर उसकी सबसे ज्यादा कूलिंग होती है। ठीक है, पानी क्या हो गया? कूलिंग का मतलब क्या है? कूलिंग का मतलब है तापमान को गिराना, यानी तापमान को कम करना। आपने पानी का तापमान बहुत कम कर दिया और तापमान इतना कम हो गया कि जो पानी को आप ग्लास में रख रहे थे यानी उसके को रोकने के लिए बाउंड्रीज बना रहे थे, अचानक से वो आइस में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप बिना बाउंड्रीज के अपनी हथेली पे भी रखो तो वो इधर उधर फ्लो नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो यानी क्या हुआ, उस पानी का जो द्रव अवस्था में था वो अचानक से ठोस बन गया। अचानक से में क्या हुआ, उस अचानक से में आपने तापमान को कम किया। तो तापमान कम करने से जल ने क्या की, अपनी अवस्था में परिवर्तन किया। समझ रहे हैं? तापमान कम करने से जो आपका पानी था जो द्रव अवस्था में था वो बर्फ बन चुका है, यानी ठोस अवस्था में जा चुका। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने फिर से उस बर्फ को जो कि बहुत एक ठंडी जगह पे था वहां से निकाल कर एक गर्म जगह पर ले गए, तो बर्फ अचानक से पिघलने शुरू हो गई और वो फिर से पानी में बदल गई। तो आपने क्या किया, आपने उस बर्फ को टेम्परेचर दिया, यानी टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ बच्चे कि जो बर्फ ठोस अवस्था में थी वो द्रव अवस्था में जा गई। फिर आपने क्या किया, वो जो द्रव अवस्था में आपको पानी मिल चुका है उसको आपने रख दिया गैस पर और बहुत ज्यादा तापमान देते रहे। एक समय आया कि वो बॉईल होना स्टार्ट किया, उबलना शुरू किया, और उबलने के बाद वो जो पानी द्रव अवस्था में था अब वो गैसेस स्टेट में स्टीम के रूप में या भाप के रूप में बनना शुरू हो। तो आपने क्या देखा, द्रव से अब गैस वाली अवस्था में जो जल है यानी कि पदार्थ है आपका, वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहां पर था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है? तो कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। हमने डेली देखा है, हमने तो पानी को भाप बनते हुए भी देखा है, हमने पानी को बर्फ बनते हुए भी देखा है, हमने बर्फ को पिघलते देखा है। ठीक है, और साथ साथ आपने क्या कहा कि हमने उसी पानी की भाप बनाई और भाप से वापस पानी भी बना है, ऐसा हमने देखा है। तो यानी जो पदार्थ होता है वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ पर हमने तापमान की बात की। दूसरा आप लोगों ने क्या देखा है, आपने पानी को बॉईल होते हुए देखा है कि पानी बॉईल हो रहा है, उससे वेपर्स बननी शुरू हो गई, भाप बनना उससे शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, आपने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। जब आपने ढक्कन रखा तो यानी आपने उस पर प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से आपको क्या दिखता है कि जो भाप बन रही थी ऊपर को, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा और प्रेशर दबाव लगने से वो भाप जो गैसेस स्टेट में चली गई थी वो ढक्कन में वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में यानी पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। यानी कि जो गैसीय अवस्था में भाप बन चुकी थी उसमें अगर प्रेशर अप्लाई किया गया, दबाव डाला गया, तो वो वापस द्रव अवस्था में पानी बन चुकी है। यानी कि दाब घटाने या दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हमने दो चीजों की यहाँ पर बात की, टेम्परेचर और दूसरा बात की है यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, यानी तापमान की और दाब की बात की है। तो इन दोनों को कम ज्यादा करने से पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
स्टेट ऑफ मैटर यानी तापमान का किसी भी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या कहा कि तापमान बढ़ाया गया, यानी ठंड से हम गर्मी की तरफ चले तो क्या हुआ, बर्फ पिघलना शुरू हो गई। तो बर्फ यानी ठोस अवस्था, और ठोस से हम कहाँ गए, लिक्विड में, द्रव अवस्था में गए। फिर हमने क्या किया, जो द्रव अवस्था में पानी मिल गया है उसको और ज्यादा गर्म किया, यानी तापमान बढ़ाया, तो वो फिर किसमें, गैसियस स्टेट में, यानी कि स्टीम के रूप में, भाप के रूप में बदल गया। आपने उस गैस को या स्टीम को ठंडा किया, ठंडा करने पर वो पुनः आपको द्रव के रूप में मिल गई, पानी के रूप में दिखाई दिया आपको, और फिर आपने उस पानी को और ठंडा किया तो वो किस में बदल गई, वो बर्फ में बदल गई। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाने से हम ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस को प्राप्त कर रहे हैं, और वहीं पर जब तापमान को घटा रहे हैं तो गैस से हमें द्रव मिल रही है और द्रव से फिर हमें ठोस। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान का प्रभाव पड़ता है किस पर, आपके किसी भी पदार्थ की अवस्था। ओके, चलिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीजेस एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद अ हायर एनर्जी। क्या होता है, हमने सॉलिड को बहुत ज्यादा हीट दी तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो पहले से ही मूवमेंट में है, जो हम पढ़ चुके हैं पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक में कि ये गति में रहते हैं, ये हमेशा मूव करते रहेंगे। इसके अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका मूवमेंट इतना कम है कि हमें पता नहीं चल पा रहा। ठीक है ना, पानी में भी यही होता है। लेकिन अगर मैंने इसको बहुत ज्यादा हीट दी है, ठोस है, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ गई, यानी कि पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। मूवमेंट ज्यादा हो गया है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसको हमने और ज्यादा टेम्परेचर दिया, इसमें मूवमेंट और ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स में, फिर वो कहाँ चले जाएगा, गैसेस स्टेट में चले। ओके, यही कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है बच्चे, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो ज्यादा एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं और उस ज्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूसेस एंड पार्टिकल्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर पोजिशन एंड बिगिन टू मूव फ्रीली। क्या हो रहा है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और आपको पता है ठोस की अपेक्षा कम अट्रैक्शन फोर्स किसमें मिलता है, द्रव में। और द्रव के जो कण हैं उनके बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स और कम होने लगेगा तो वो गैसेस स्टेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से वो इंटरचेंज कर रहे हैं अपने जो भी उनकी फिजिकल स्टेट होगी। ठीक है, As the result, the state of matter begin to change. इसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या निकलता है कि जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था को बदल लेता है। Solids undergo a phase change to form liquid. Similarly, liquid also undergo a phase change to form gases. क्या हो रहा है, सॉलिड यानी कि ठोस, जिस बर्फ को आपने गर्म किया वो पानी बन गया, वही पानी को गर्म किया गया तो वो भाप बन गया। तो सॉलिड यानी कि ठोस से द्रव बना और द्रव से फिर क्या बन गया, गैस बन गया। इस प्रकार से क्या हुआ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आया तापमान के बढ़ने से। ये तापमान के बढ़ने की हम प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो तापमान के बढ़ने से, यहाँ पर हीट दिख रहा है आपको, तापमान के बढ़ने से ठोस आपका द्रव में बदला, इस द्रव को हीट किया गया यानी तापमान दिया गया तो ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव, पहला, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे उच्च ऊर्जा के साथ कंपन करने लगते हैं, इसलिए कणों के बीच अंतर कण आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है और कण अपनी स्थिति से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गति करने लगते हैं। नतीजतन या परिणाम स्वरूप क्या होता है, पदार्थ की स्थिति बदलने लगती है। तरल पदार्थ बनाने के लिए ठोस एक चरण परिवर्तन से या जो फेज आप ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं उससे गुजरते हैं। इसी प्रकार तरल पदार्थ यानी द्रव जिसे कह रहे हैं वो गैस बनाने के लिए चरण परिवर्तन से गुजरते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, आपने क्या कहा, आपने कहा कि कोई बर्फ था, जिस बर्फ को हमने क्या किया, बहुत ज्यादा तापमान दिया और तापमान देने पर वो पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, अब वो आपने तापमान कितना दिया, जिस तापमान पर उसने पिघलना शुरू किया
उसकी बात हो रही है, तो वही तापमान क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, यानी गलनांक जिसे कहा जाता है, यानी गलन का अंक। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होने का पॉइंट, समझ रहे हैं। गलन का अंक यानी जिस पॉइंट पर किसी ने गलना शुरू किया। अब गलते कौन है, गलते हैं ठोस, जो भी ठोस चीजें हैं गलते वही हैं, ठीक है, पिघलते वही है। तो उनका एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को नोट किया जाएगा, यानी ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघलना शुरू करे या कोई भी ठोस पिघलता है तो वो उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब हर एक ठोस जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, अलग अलग होगा, ठीक है। आपने कुछ चीजें देखी होंगी जो बहुत कम तापमान में पिघलना शुरू हो जाती हैं, जैसे सिंपली आप बर्फ की बात कर रहे हो तो बर्फ को सिर्फ फ्रीजर से बाहर ही निकाल दो, वो पिघलना शुरू कर देगी, ठीक है। वहीं पर आपने देखा होगा प्लास्टिक को आग के पास ले गए तो उसने पिघलना शुरू किया, तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर आपने दिया है। लोहा आपने देखा होगा कि लोहा को कितना हजारों का टेम्परेचर दिया जाता है, तब वो क्या करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है या पिघलना शुरू करता है, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग सब्सटेंसेस के, अलग अलग पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। पहला मेल्टिंग पॉइंट है क्या, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, पॉइंट से समझ रहे हैं, तापमान की बात हो रही है। जब थर्मामीटर लगाएंगे, जब वो चीज पिघल रही होगी तो जितना तापमान आएगा उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस आपका पिघल रहा है, अपना अवस्था में परिवर्तन ला रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है, वही तापमान क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाएगा। और हर एक पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है, ओके। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो जब आप किसी भी कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि गलनांक क्या होगा। तो तब आप उसका सॉलिड जो आपका पाउडर होगा उसको आप लगाएंगे ऑपरेटर्स में और चेक करेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आ रहा है, ओके। चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जो चीज पिघलती है, और पिघलेगा क्या, सॉलिड पिघलेगा ना, जो पहले से ही द्रव अवस्था में है उसका थोड़ी आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल पाओगे, ओके। डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर कोई भी जो ठोस पिघलकर द्रव बन रहा है या तरल बन रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो द्रव बन रहा है, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस तापमान की बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेजेस दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों किसमें होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं। दैट इज एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक बोल रहे हैं या फिर जो आपका बर्फ है उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस 0 डिग्री सेल्सियस में आपको पानी भी दिखती है और बर्फ भी दिखती है। तो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं उस मेल्टिंग पॉइंट पर आपको दिखती हैं, वहां पर रहती हैं, समझ रहे हैं। इस प्रकार से किसी ठोस के गलनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर ठोस पिघलकर तरल या फिर द्रव बन जाता है। गलनांक पर ये दोनों चरण यानी दोनों जो फेज हैं आपके, यानी ठोस और तरल संतुलन में रहते हैं या साम्यावस्था में रहते हैं, यानी इस बिंदु पर, बिंदु से मतलब उस तापमान पर ठोस अवस्था और तरल अवस्था दोनों एक साथ मौजूद रहती हैं या मौजूद होती हैं या उपस्थित रहती हैं, ओके। ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बर्फ रखी हुई है, वो पिघल रही है और उसका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है बाय यूजिंग थर्मोमीटर, ओके। तो थर्मोमीटर लगा करके उसका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है कि कितना तापमान पर वो पिघल रही है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री दिखाया गया है, तो 0 डिग्री में आपको बर्फ भी दिख रही है और यहाँ पिघला हुआ पानी भी दिख रहा है, तो दोनों अवस्थाएं इस पर पाई जा रही है, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में कुछ नई टर्म सीखी, जैसे डिफ्यूजन के बारे में आप लोगों ने सीखा, तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा था अवस्था परिवर्तन में वो हमने देखा, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई। सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।